बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसमें बच्चों हमने इसके प्रश्न एक भाग में हमने पिछले भाग में प्रश्न उत्तर करे थे और अब प्रश्न उत्तरों का जो दूसरा भाग है आज हम उसको देखते हैं। तो बच्चों ये चर्चा करें से प्रारंभ है और देखिए इसमें जो छठा प्रश्न है वो है, कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियन क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम पर एक पत्र लिखें। यानी जो आपको अपने आप को एक कैरेबियन क्षेत्र में गए हुए गिरमिटिया मजदूर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए एक पत्र लिखना है। अपने घर पर आप वहां पहुंच चुके हैं और वहां की स्थितियां क्या हैं, आप कैसे गए थे, आपका अनुबंध किस प्रकार से हुआ था, इन सारी बातों को उस पत्र में लेते हुए आपको पत्र लिखना है। लेकिन मैं इस पत्र को लिखने से पहले जो आपके इस अध्याय के अंदर इन गिरमिटिया मजदूरों की क्या स्थिति होती थी, किस प्रकार से वो जाते थे, उसके ऊपर हम पहले थोड़ी देर चर्चा करते हैं। तो अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अनुबंधित या गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति को हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 19वीं शताब्दी के अंदर भारत से बहुत सारे ऐसे मजदूरों को यहाँ से और बागानों में काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, सड़क और रेल निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए यहाँ से लाखों मजदूरों को दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। कैरेबियन द्वीप समूहों के अंदर भी जाते थे, त्रिनिदाद में, गुयाना में और सूरीनाम में, उसके अलावा मॉरिशस में भी जाते थे और उसके अलावा फिजी में भी जाते थे और फिर श्रीलंका में भी जाते थे और फिर मलाया में भी जाते थे। बहुत सारे देशों के अंदर यहां से अनुबंधित श्रमिकों को भेजा जाता था। लेकिन इनको जाने से पहले इनके साथ में यहां पर अनुबंध किया जाता था, एग्रीमेंट किया जाता था। और उस एग्रीमेंट या अनुबंध की जो मुख्य शर्त होती थी वो ये होती थी कि वहां जाने के बाद में उनको कम से कम वहां 5 वर्ष तक काम करना पड़ेगा जो बागान मालिक हैं उनके साथ में, और फिर उसके बाद में वो स्वदेश लौट सकते हैं कम से कम 5 वर्ष के बाद में। यानी उनको दूर देशों में ले जाया जाता था और उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता था, अनुबंध किया जाता था। और मुख्य अनुबंध यही था कि उनको लगभग वहां पर 5 वर्ष तक अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। अब ये जो इनकी भर्ती कैसे होती थी इन अनुबंधित श्रमिकों की, तो जो ये बागान मालिक थे इनके यहाँ पर एजेंट हुआ करते थे और वो एजेंट इनको भर्ती करने का कार्य करते थे। इसके बदले में जो एजेंट थे इनको कमीशन भी मिलता था। एजेंटों द्वारा ये भर्ती होते थे और एजेंट इसके बदले में कमीशन भी लेते थे। ये जो लोग थे, ये श्रमिक जो थे, मजदूर थे, ये गाँव के बहुत उत्पीड़ित और गरीब वर्ग के लोग थे, उत्पीड़न का शिकार होते थे, गरीबी इनको खाए जाती थी। इस कारण से इन अनुबंधों को ये स्वीकार कर लेते थे। उत्पीड़न या गरीबी के कारण ये अनुबंधों को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन ये जो एजेंट होते थे ये इनको बहुत सारी जानकारियां गलत देते थे, झूठी जानकारियां देते थे। जैसे कि उनको कहां जाना है इस बारे में सही नहीं बताया जाता था और काम वहां किस प्रकार का होगा ये भी जानकारी सही नहीं दी जाती थी और उसके अलावा यात्रा किस प्रकार की होगी वो भी उनको सही जानकारी नहीं दी जाती थी। एजेंटों द्वारा उनको झूठी जानकारी दी जाती थी। और कई बार तो ये स्थिति आती थी कि जो उनको जो अनुबंधित श्रमिक थे उनको लंबी यात्राओं पर जाना पड़ता था, लंबी समुद्री यात्राओं पर महीने भर की यात्राएं होती थी और उनको जाने से पहले पता ही नहीं होता था कि उनको लंबी यात्रा पर जाना है। अब कई बार जब ये अनुबंधित श्रमिक अपने अनुबंध को तोड़ देते थे, पहले मान लो अनुबंध कर लिया और फिर बाद में वो जाने से मना कर देते थे, किसी कारण से उनको वास्तविक स्थिति का पता लग जाता था और वो नहीं जाते थे, तो फिर ये एजेंट उनका अपहरण भी कर लेते थे। एजेंटों द्वारा इन श्रमिकों का अपहरण भी कर लेते थे। लेकिन जब वहां पहुंचते थे ये अनुबंधित श्रमिक, जब कार्यस्थल पर वहां पहुंचते थे, वहां बागानों को देखते थे या खदानों को देखते थे और वहां की स्थितियों को देखने के बाद में इनको पता लगता था कि यहां तो हालात बिल्कुल ही विपरीत हैं। जैसी वो उम्मीद लेकर के आए थे वैसी सारी यहां कुछ भी नहीं है। यहां तो सारा का सारा मामला बहुत ही विपरीत है। कार्यस्थल पर विपरीत हालात होते थे और आप देख लीजिए कि वहां जाने के बाद में जो जीवन और कार्य स्थितियां हैं वो सारी की सारी बहुत ही कठोर होती थी और इन श्रमिकों के पास तो वहां जाने के बाद में कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होता था जिस अधिकार के कारण वो उस दंड से बच सकें। जीवन और कार्य स्थितियां कठोर होती थी और कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होता था।
बहुत सारे श्रमिक तो फिर परेशान होकर के जंगलों में भाग भी जाते थे, लेकिन अगर उनको पकड़ लिया जाता था तो उनको फिर बहुत कठोर सजाएं दी जाती थी। श्रमिकों का जंगलों में भाग जाना, उसके अलावा जब मान लो किसी कार्य अवधि के अंदर उनका कार्य पूरा नहीं होता था तो फिर उनको सजा दी जाती थी, और सजा के रूप में कई बार तो जेलों में भी डाल दिया जाता था, बहुत कठोर सजा मिलती थी। और इसी प्रकार से अगर मान लो कार्य संतोषजनक नहीं है तो फिर वेतन को ही काट लिया जाता था। यानी कार्य पूरा ना होने पर कठोर सजा दी जाती थी और संतोषजनक कार्य ना होने पर वेतन में कटौती होती थी। कई बार बच्चों ऐसा भी हुआ कि ये जो श्रमिक थे उन्होंने वहां के जीवन को ही अपना लिया था, वो वहीं जाकर के बस भी गए थे, वो वापस लौट करके ही नहीं आए। और लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो आए भी लौट करके और वो कुछ समय यहाँ रह करके फिर वापस चले गए, और कुछ श्रमिक वापस यहाँ आ भी गए थे। जो बहुत सारे आज भी आप देखेंगे कि कैरेबियन द्वीप समूह के अंदर ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं जो अनुबंधित होकर के वहां गए थे और वो वहीं के होकर के रह गए, यानी श्रमिकों का वहीं बस जाना भी था। तो इन अध्याय में दिए गए इन बातों के आधार पर ही हम जो हमारा ये पत्र है उस पत्र को देखते हैं। देखिए, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपकी इच्छा अनुसार और गांव में उत्पीड़न और गरीबी के कारण मैंने एजेंट के अनुबंधों को मान लिया था। यानी गांव के अंदर बहुत गरीबी थी, उत्पीड़न था, तो आपने देखा अभी कि गरीबी और उत्पीड़न के कारण बहुत सारे लोग उन एजेंटों की बातों को मान लेते थे, उस अनुबंधों को स्वीकार कर लेते थे। इसलिए इस पत्र में भी यही कहा गया है। लेकिन एजेंट ने हमें जो जानकारी दी थी वे सब झूठी थी। जैसा कि हमने देखा था कि एजेंट थे वो गलत जानकारियां देते थे। नई जगह पर काम व जीवन के हालात अलग ही हैं, ये बहुत कठोर हैं। उसने बताया कि जब वहां पर जाने के बाद में पता लगा कि जो वहां की कार्य स्थितियों को देखा तब पता लगा कि यहां तो हालात बहुत ही कठोर हैं। मुझे तो यह भी नहीं बताया गया था कि यहाँ लंबी समुद्री यात्रा करके आना है। यानी वो कह रहा है कि मेरे जाने से पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे महीनों की जो लंबी समुद्री यात्रा करके वहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि जैसी उम्मीद थी वैसे हालात यहाँ नहीं है। यानी गांव के उत्पीड़न और गरीबी से बच करके तो यहाँ आए थे, तो ऐसा सोचा गया था कि यहाँ हालात अच्छे होंगे, जीवन अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो और भी विपरीत स्थिति है। हालात यहाँ पर ठीक नहीं है। यहाँ जीवन और कार्य स्थितियां बहुत कठोर हैं और यहाँ मजदूरों के लिए कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है। यानी यहाँ का जीवन हमारे लिए बहुत कठिन जीवन है, कार्य भी बहुत कठिन काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर वो सारे के सारी स्थितियां विपरीत हैं, लेकिन बचने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मजदूरों के पास में किसी भी प्रकार के कोई कानूनी अधिकार भी तो नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता हूँ जो मुझे सौंपे जाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा दिया जाता था, कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए कहा जाता था, इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद में भी काम पूरा नहीं हो पाता था। काम पूरा ना होने पर मुझे कई बार यहाँ सजा के रूप में जेल काटनी पड़ती है, और यदि काम संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती है। यानी जैसा वो चाहते थे वैसा अगर काम नहीं हुआ तो वेतन की कटौती हो जाती थी। यहाँ यदि कोई मजदूर जंगलों में भाग जाता है तो उसे पकड़कर कठोर दंड दिया जाता है। यानी अगर कोई जंगलों में भाग गया मजदूर तो वो उसको किसी प्रकार से ढूंढ लेते थे, और ढूंढने के बाद में उसको या तो पीटा जाता था, मारा जाता था, या उसको जेलों में डाल दिया जाता था। मजदूरों को यहाँ अनुबंध की अवधि में भारी कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमने देखा था कि वहां जाने के बाद में कम से कम 5 वर्ष तो वहां रहना अत्यंत आवश्यक था, और ये जो अनुबंध का समय था ये बहुत कठिनाई का समय होता था। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा यह अनुबंध 5 वर्ष का है। इसकी समाप्ति के बाद मैं घर लौटने की पूरी कोशिश करूंगा, और घर के सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को हार्दिक स्नेह एवं प्यार, आपका पुत्र, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। इस प्रकार से जो कैरेबियन द्वीप समूह में जाने वाला जो गिरमिटिया मजदूर था उसने अपनी पूरी जो दास्तां थी, वहाँ की जो उसकी परेशानियाँ थी, उन सब का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को ये पत्र लिखा है। देखिए बच्चों, दूसरा 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक विनिमय है उसमें अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रकार की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है, उनके बारे में आपको व्याख्या करनी है, और तीनों गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक उदाहरण भी देना है, और उनके बारे में संक्षेप में लिखना भी है। देखो बच्चों, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 प्रकार की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है,
और वो प्रवाह है व्यापार, श्रम और पूंजी। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का या प्रवाहों का उल्लेख किया है और ये प्रवाह निम्नलिखित हैं। पहला व्यापार, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी। व्यापार का प्रवाह, पहला जो प्रवाह है वो व्यापार को माना गया है और 19वीं शताब्दी के अंदर व्यापार का अर्थ वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था और उसके अंदर मुख्य रूप से गेहूं और कपड़े के व्यापार से बात थी, यानी गेहूं और कपड़े का जो व्यापार होता था वही व्यापार था, उसी को व्यापार का प्रवाह माना गया है। पहला प्रवाह व्यापार का होता है और यह 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था, यानी वस्तुओं का व्यापार ही उस समय व्यापार के रूप में माना जाता था। कपड़ा या गेहूं उसमें माना गया है। अब देखिए उदाहरण के रूप में हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में यहां से यूरोपीय देशों को बहुत अधिक मात्रा में गेहूं और कच्चे कपास का यहां से निर्यात किया जाता था। उसके अलावा जो कपड़ों को रंगाई करने वाली नील है उसका भी दशकों तक यहां से बहुत अधिक मात्रा में विदेशों के अंदर निर्यात होता रहा। और इसके अलावा 1820 का जो दशक था उस दशक के अंदर यहां से चीन के लिए अफीम का निर्यात होना प्रारंभ हुआ जो कि बहुत वर्षों तक चलता रहा। आप देखिए ये कि जो उस समय 1820 के दशक के बाद में यहां से जो चीन के लिए अफीम का निर्यात था वो हमारे कुल व्यापार का लगभग 30% हिस्सा था और अंग्रेज यहां के किसानों से अफीम की खेती करवाते थे और वो यहां से चीन को अफीम का निर्यात करवाते थे, बदले में उधर से चाय और अन्य वस्तुओं का वो आयात करवाते थे जिससे उनका पूरा का पूरा खर्चा चलता था। भारत से गेहूं तथा कच्चा कपास यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। कपड़ों की रंगाई के काम आने वाली नील का भी कई दशकों तक निर्यात होता रहा। यहां से नील का भी बहुत दशकों तक क्या खेती होती थी नील की और उसका निर्यात होता था। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था। अब देखिए श्रम का प्रवाह, दूसरा प्रवाह श्रम का माना गया है और इस प्रवाह के अंदर काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ही श्रम का प्रवाह माना जाता है। दूसरा प्रवाह श्रम का है और इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो 19वीं शताब्दी में यहाँ से बागानों में काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए लाखों मजदूरों को यहाँ से ले जाया जाता था, दूर देशों के अंदर ले जाया जाता था। ये श्रम का प्रवाह ही तो था। 19वीं सदी में भारत के लाखों मजदूरों को बागानों में, खदानों में और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर देशों में ले जाते थे। कहां ले जाते थे? भारतीय मजदूरों को कैरेबियन द्वीप समूह में जैसे त्रिनिदाद है, गुयाना है, सूरीनाम है, वहां ले जाते थे। उसके अलावा मॉरिशस में भी ले जाते थे और फिजी देश के अंदर भी ले जाते थे। भारतीय श्रमिकों को कैरेबियन द्वीप समूह, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। और जो हमारे दक्षिण के तमिल अप्रवासी मजदूर होते थे वो सीलोन में और मलाया में जाते थे और बहुत सारे मजदूरों को हमारे यहाँ असम के चाय के बागानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे और बहुत सारे श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने ले जाते थे। इस प्रकार से ये श्रम का प्रवाह था, यानी मजदूरी करने के लिए, यानी काम और रोजगार की तलाश में यहां से विदेशों में भी जाते थे और यहां से इस देश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी काम करने के लिए जाते थे। इसलिए भारतीयों के संदर्भ में यह एक उदाहरण है। अब देखिए पूंजी के प्रवाह की बात करें तो तीसरा प्रवाह पूंजी का प्रवाह माना गया है और इस प्रवाह के अंदर यानी अल्प या दीर्घ काल के लिए दूर दराज के स्थानों में पूंजी का जो निवेश होता है उसको ही हम पूंजी का प्रवाह कहते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है। इसमें पूंजी को अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता है। अब निवेश की स्थितियों के बारे में बहुत बड़े उदाहरण के रूप में देखें तो शिकारीपुरी श्राफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियार, ये दो ऐसे बड़े बैंकर थे और व्यापारी थे, व्यवसायी थे, बहुत बड़े बड़े। इन दोनों का मुख्य कार्य क्या था? यहां से मध्य एशिया को और दक्षिणी पूर्वी एशिया को निर्यात की जाने वाली जो खेती है उसके लिए ये कर्ज देते थे। यानी यहां पर जो लोग मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया को निर्यात करते थे, जिस खेती का, जिस फसल का, उसके लिए कर्ज देने का काम करते थे। ये बैंकर और व्यापारी थे। ये मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यात की जाने वाली खेती के लिए कर्जे देते थे।
अब इसके लिए वो कहां से पैसा लाते थे? या तो अपनी जेब से ही वो पैसा खर्च करते थे, अथवा जो यूरोपीय बैंक हैं वहां से वो पैसा उधार लेते थे और उसको वो बांटते थे। पैसे को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उनके पास में एक बहुत ही व्यवस्थित पद्धति थी, सिस्टमेटिक ढंग से वो पहुंचाते थे। और इसके लिए उन्होंने यहां पर देसी व्यावसायिक संगठन स्थापित कर रखे थे। वो जो देसी व्यावसायिक संगठन थे उनके द्वारा वो बहुत अच्छी एक पद्धति के द्वारा दूर दूर तक इस कर्जे को पहुंचाती थी और वापस वहां से लौट करके भी पैसा उनके पास में आता था। इसके लिए या तो वे अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी और इसके लिए उन्होंने देसी स्वरूप के व्यावसायिक संगठन विकसित कर लिए थे जिनके द्वारा पैसे का आदान प्रदान होता रहता था। अब देखिए, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक जो महामंदी थी उसकी शुरुआत 1929 से हुई थी और बच्चों 1930 के दशक के मध्य तक ये चलती रही थी, इसका प्रभाव रहा था। यानी यूं कहे हम 1929 से लेके 1935 तक इसका प्रभाव चलता रहा था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 1930 के दशक के मध्य तक बना रहा था। इस महामंदी के अगर कारणों की विवेचना करें तो इसके प्रमुख रूप से दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक उत्पादन होने लग गया था, यह आर्थिक मंदी का कारण रहा। और दूसरा, अमेरिका द्वारा ऋण वसूली करना या ऋण न देना, यह दूसरा कारण था। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन पे हम बात करते हैं पहले। तो देखिए बच्चों कि जब कृषि उत्पादों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने लग गया तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा घटने लग गई। जब कृषि उत्पाद बहुत ज़्यादा पैदा होने लग गए तो अपने आप ही कृषि उत्पादों की कीमतें तो घटनी ही थी। कृषि उत्पादों के अधिक उत्पादन से उनकी कीमतें गिरने लगी थी और जब उनकी कीमतें गिरने लगी तो किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण स्थिति खराब हो गई थी। अब जब कीमतें गिरने लगी तो किसानों की आय भी घटने लग गई थी। अब किसानों ने अपनी आय को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या हुआ, ज़्यादा उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनकी आय का स्तर उतना का उतना बना रहे कि जितना पहले था, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा माल होने से उनकी आय का स्तर पहले जितना ही बना रह सके। कीमतें गिरने लगी तो किसानों की आय घटने लगी। अपनी आय बढ़ाने के लिए किसान और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, जिससे ज़्यादा माल से वे अपना आय स्तर बनाए रख सकें। अब इससे क्या हुआ, जब उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बाजार में कृषि उत्पादों की बहुत ज़्यादा आवक हो गई, आमद बहुत बढ़ गई और उससे जो पहले कीमतें थी उनसे भी ज़्यादा कीमतें नीचे हो गई। खरीदार ही नहीं मिल रहे थे और जो कृषि उपज थी वो पड़ी पड़ी सड़ने लगी। इससे बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ गई और फिर कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लग गई थी और इस कारण से जब बहुत कीमतें गिर जाने से महामंदी हुई। दूसरा, अमेरिकी ऋणों में कमी। 1920 के दशक में अमेरिका सभी देशों को जो भी उनसे मांगता था उनको कर्जे देता रहा और सारे देश अपने जरूरतों के हिसाब से अमेरिका से कर्जे लेकर के अपनी जरूरतों को पूरा भी करते रहे। 1920 के दशक में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका कर्जा देता रहा, लेकिन जैसे ही उसको संकट का आभास हुआ तो जो अमेरिकी उद्यमी थे उनके तो होश ही उड़ गए और उन्होंने कर्जा देना बंद कर दिया और ऋण वसूली करना प्रारंभ कर दिया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका कर्जा देता रहा, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। उसने कर्ज देना बंद करके कर्ज वसूली करना प्रारंभ कर दिया। और आप देखिए 1928 का जो वर्ष था उसकी प्रथम छमाही के अंदर जहां अमेरिका का पूरे विश्व के अंदर कर्जा $1 अरब था, वो इस वर्ष के समाप्त होने के साथ साथ चौथाई रह गया था। यानी उसने कर्जा वापस भी ले लिया था और आगे कर्ज देना बंद भी कर दिया था। और इस कारण से जो बहुत सारे ऐसे देश थे जो अमेरिकी ऋण पर ही निर्भर रहते थे, अमेरिकी कर्जे के कारण ही उनके काम होते थे, वो तो उनके सामने तो बहुत ही बड़ा संकट आ गया था। 1928 के प्रथम छमाही में विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, जो साल के अंत तक घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने संकट आ खड़ा हुआ और पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार से महामंदी का दौर प्रारंभ हो गया और महामंदी चलती रही।
अब देखिए नवा प्रश्न, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। यानी आपको पहले तो ये बताना है कि G77 का अर्थ क्या है, ये क्या चीज है। उसके अलावा जो G77 है वो ब्रेटन वुड्स की जो जुड़वां संतान है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में बना था, ये भी आपको बताना है। इसकी आपको पूरी व्याख्या करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम G77 की बात करें तो ये विकासशील देशों का संगठन है। 1950 और 1960 के दशक के अंदर जब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने बहुत तेजी से प्रगति करी, उस समय भी ये जो विकासशील देश थे इनको तो इसका कोई लाभ ही नहीं हुआ। G77 विकासशील देशों का संगठन है। 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने तेज प्रगति की थी, लेकिन विकासशील देशों को कोई लाभ ही नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, इसलिए उन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को विकसित करने के लिए सुझाव दिया। इस समस्या के कारण उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की स्थापना पर बल दिया, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, यह बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम भी प्रगति करें, हमारा भी विकास हो। इसी बीच में हम ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में ही तो ये बना था, तो उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब युद्ध हो गए थे उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए औद्योगिक देशों ने अपने मुख्य रूप से 2 लक्ष्य रखे थे। एक तो आर्थिक स्थिरता बनी रहे और पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहे, यानी 2 चीजें जरूर होनी चाहिए। युद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने का उद्देश्य रखा गया था। इसके अंतर्गत औद्योगिक विश्व ने अपने 2 लक्ष्य निर्धारित किए थे। एक तो आर्थिक स्थिरता रहे और पूर्ण रोजगार बनाए रखना, ये उनके 2 लक्ष्य थे। और इन 2 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जुलाई 1944 के अंदर अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस सम्मेलन के द्वारा ही 2 संस्थाओं का गठन किया गया था। इसके लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस सम्मेलन में 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अब ये 2 संस्थाएं कौन सी थी? एक तो जो उसके सदस्य देश थे, उन सदस्य देशों के वैदेशिक व्यापार में लाभ अथवा हानि को व्यवस्थित करने के लिए, यानी इसको निपटाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ या हानि से निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का गठन किया गया, और दूसरे नंबर पर युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए, यानी युद्ध के बाद में स्थितियां खराब हो गई थी, तो अपनी स्थितियों को सुधार करने के लिए पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी ये संस्था थी जिसका गठन किया गया था। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे के इंतजाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक का गठन किया गया था, और इन दोनों यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और विश्व बैंक को, इन दोनों को मिला करके ही ब्रेटन वुड्स संस्थान के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रेटन वुड्स की संतानों के नाम से भी इनको जानते हैं। इन IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स संस्थान, ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। अब देखो यहां से अब आगे चलते हैं। ये जो दोनों संस्थानें थी, IMF और विश्व बैंक, इन दोनों संस्थानों का कार्य ये जो औद्योगिक राष्ट्र थे इनकी जरूरतों को पूरा करने का था। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था, लेकिन 1950 के दशक के अंत में आते आते इसने ये दोनों की दोनों संस्थान थे, इन्होंने विकासशील देशों की तरफ भी अपना ध्यान देना प्रारंभ किया। 1950 के दशक के अंत में जाकर IMF तथा विश्व बैंक ने विकासशील देशों पर ध्यान देना प्रारंभ किया,
लेकिन विडंबना की बात कितनी बहुत ही विचित्र बात ये थी कि ये जो दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें थी, ये जो कि IMF और विश्व बैंक, इन पर उन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण था जिन औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन ये पहले विकासशील राष्ट्र उनके अधीन उपनिवेश के रूप में रह चुके थे। यानी आज भी ये जो संस्थाएं बनी थी ये उन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन थी। लेकिन ये संस्थाएं तो उन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन थी जिन्होंने इन्हीं विकासशील देशों को उपनिवेश बना रखा था। और बहुत साल बीत जाने के बाद में आज भी ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो अभी नए नए स्वतंत्र हुए थे, इनकी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं थी, इन अर्थव्यवस्थाओं पर इन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों का पूरा नियंत्रण भी था। बहुत साल बीत जाने के बाद ही बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर अब भी औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण था। और आप देख लीजिए, जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, पहले उनके अधीन रह चुके थे, आज भी इन ब्रिटेन और फ्रांस की जो कंपनियां थी, उन कंपनियों ने इन उपनिवेशों के जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे खनिज संपदा है, उन पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण बना रखा था और उस नियंत्रण को वो किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, वहां पर अब भी उनके महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा पर ब्रिटेन और फ्रांस की ही कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। और अमेरिका जैसे जो देश है, शक्तिशाली देश, उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी इन विकासशील देशों की जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संपदा है, उन पर उनका दोहन कर रही थी, बदले में बहुत कम कीमत दे रही थी। यानी बहुत कम कीमत पर ही इन विकासशील देशों के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अमेरिका के द्वारा दोहन किया जा रहा था, उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा दोहन किया जा रहा था। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन कर रही थीं। अतः ये जो विकासशील देश थे, यानी G77 के जो देश थे, उन्होंने NIEO के द्वारा विकासशील देशों ने अपनी मांगें रखी। और उनकी मांगें क्या थी? पहली मांग तो उनकी ये थी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारी खनिज संपदाएं हैं, उन पर वास्तव में हमारा ही नियंत्रण हासिल होना चाहिए, यानी हमारा ही नियंत्रण रहे, उस पर बाहर की किसी भी शक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वे अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण चाहते थे और उन्होंने ये भी मांग रखी, भाई हमको विकास के लिए अधिक सहायता मिलनी चाहिए और जो हमारा कच्चा माल है उसके हमें सही दाम मिलने चाहिए। उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के उनको सही दाम मिले और जो उनका तैयार माल है, उस तैयार माल को विकसित देशों के बाजार के अंदर उचित अवसर मिलने चाहिए। यानी बिकने के लिए जो वहां बिकने जाए तो उसकी पूछ होनी चाहिए। तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के सही अवसर मिलने चाहिए। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो G77 था, ये ब्रेटन वुड्स संस्थानों की एक प्रतिक्रिया के रूप में बना था और इसने अपने कार्य किए। और इस प्रकार से बच्चों, हमारे प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं और यह अध्याय भी यहीं समाप्त होता है और अगले भाग के अंदर इस पुस्तक के चौथे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।